नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 9 मई 2026 को एक जनसभा में प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़े रहस्य पर से पर्दा उठा दिया और अचानक पर्दा उठा दिया। प्रधानमंत्री जी ने देश को बताया कि देश इस वक्त खाड़ी युद्ध के कारण जो उपजे हालात हैं उनके चलते गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया है और इस चुनौती से निपटने के लिए देशवासियों से उन्होंने कुछ अपील भी कर दी। उन अपीलों में एक अपील ये थी कि साल भर तक जो आप हैं वो जनता जो है वो किसी भी फंक्शन में सोना ना खरीदे। दूसरी अपील ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक साधनों का उपयोग परिवहन में करें और अगर निजी कार से जाना हो तो कार पूलिंग की व्यवस्था जो है उसको अमल में लाएं। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम कल्चर, इसका जो है वो आप अमल में इसको भी लाएं। चौथी चीज़ उन्होंने कही कि खाने वाले तेल, खाद्य तेल का संयम से उपयोग करें क्योंकि इस पर भी विदेशी मुद्रा अच्छी खासी खर्च होती है और पेट्रोल डीजल की ज़्यादा से ज़्यादा बचत कीजिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स जो विदेश में लोग करते हैं फन के लिए, इंजॉय करने के लिए, टूरिज्म के लिए जो विदेश यात्राएं करते हैं उनको जहाँ तक संभव हो वो टालिए। इसके अलावा उन्होंने किसान भाइयों से अपील की कि रासायनिक खाद पे आधारित खेती से हट करके आप जैविक खेती की ओर शिफ्ट कीजिए। अब प्रधानमंत्री जी ने ये अपील जनता से की। ये अपीलें वाकई बहुत दमदार हैं, कारगर हैं, बशर्ते इनका अमल संभव हो। अब आइए एक एक करके हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या है इसके, क्या इनको पूरी तरीके से अमल में लाया जा सकता है। तो सबसे पहले आते हैं हम सार्वजनिक परिवहन के बारे में। तो सार्वजनिक परिवहन जो बड़े बड़े शहर है वहाँ तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन वहाँ भी एक बड़ी आबादी जो है वो ओला, उबर जैसी टैक्सीज का इस्तेमाल करती है जहाँ की पेट्रोल डीजल का भी उपयोग बखूबी होता है और बड़े पैमाने पर होता है। रही बात छोटे शहरों की, मझोले शहरों की या तहसील स्तर के कस्बों की या गाँव की, यहाँ पर जो है वो सार्वजनिक साधन इतने उपलब्ध नहीं हैं, लगभग नगण्य से हैं। इसके अलावा शहरों से गाँव की जो कनेक्टिविटी है उसके लिए भी जो है वो सार्वजनिक साधन जो है वो बहुत सीमित है। इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा असंभव सा लगता है कि इस अपील पे जो है पूरी तरीके से अमल हो पाएगा। अब रही बात पेट्रोल डीजल की बचत, तो जब महंगा होगा और वो होने की संभावना भी है, तो अगर महंगा होगा तो वैसे ही लोग कम से कम इस्तेमाल करेंगे और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी अपने साधनों का इस्तेमाल करेंगे। वो दीगर बात है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बहुत धनाढ्य तबके के लोग हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कार पूलिंग भी जो है वो बहुत से ये परिस्थितियों पे, आदमी की ज़रूरत के हिसाब से और जो डेमोग्राफिक परिस्थितियाँ हैं उन पर निर्भर करेगा। इसलिए यहाँ भी पूरी तरीके से अमल हो पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। अब रही बात वर्क फ्रॉम होम, तो कोविड के दौरान जो है वर्क फ्रॉम होम बड़े पैमाने पर अमल में लाया गया और वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा। तो यहाँ तो संभावनाएं बनती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम जो है उसको अमल में लाया जा सकता है। अब फिर बात रही कि खाद्य तेलों का कम से कम उपयोग हो, तो यहाँ भी तेल, वैसे भी वनस्पति तेल जो आयातित तेल है वो बहुत ज़्यादा सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो लिहाजा अगर लोग कम इस्तेमाल करेंगे तो उससे उनकी सेहत ही बेहतर होगी। तो यहाँ पर थोड़ी संभावना बनती है, थोड़ी ज़्यादा ही संभावना बनती है कि अपील पे लोग बहुत ही अच्छे ढंग से अमल करेंगे। अब रही बात डेस्टिनेशन वेडिंग्स और टूरिज्म पर्पस से जो है लोग विदेश यात्राएं करते हैं, तो यहाँ पे भी
अब वो तबका करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग जो हैं और विदेश यात्रा जो लोग घूमने फिरने के लिए करते हैं वो धनाढ्य तबका करता है, पैसे वाले लोग करते हैं, या जिनको ये सुविधाएं मिली हुई हैं अपने कंपनियों की तरफ से या सरकार की तरफ से, तो वो लोग करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है ये पूरी तरह डिस्क्रिशनरी है और इसके बारे में कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। अब सवाल ये आता है किसानों की बात। अब किसानों के लिए क्या ये संभव होगा कि वो अचानक जो है वो रासायनिक खाद पे आधारित खेती से वो शिफ्ट होकर के वो जैविक खेती की तरफ जाएं? ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। इस पे अमल किया जाना लगभग इम्पॉसिबल है। इसकी बड़ी प्रैक्टिकल वजह है। प्रैक्टिकल वजह ये है कि रासायनिक खेती जिन खेतों में की जाती रही है उनको जैविक खेती वाले खेतों में तब्दील करने के लिए कम से कम 3 से 4 साल का वक्त लगता है। चुनौती हमारे सामने खड़ी है, तो हम 3-4 साल के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि चुनौती आप जाइए और आप 3-4 साल बाद आइए और फिर हम आपको जो है आपसे मुकाबला करेंगे, ये नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने एक और अपील की। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद जो है इनका इस्तेमाल आप कम से कम कीजिए। हाँ, ये हो सकता है पॉसिबल, लेकिन इसके एक दूसरे जो है आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो भी, उन पे भी विचार कर लेना ज़रूरी है। वैसे भी देखिए, जैविक खेती में अपेक्षाकृत रासायनिक जो खाद डाल करके जो खेती की जाती है उसमें उत्पादन ज़्यादा होता है और जैविक खेती में उत्पादन बहुत कम होता है। तो दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। और अगर कम खाद भी इस्तेमाल करेगा किसान तो भी पैदावार जो है वो कम होगी। अब 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले देश में अगर पारंपरिक रूप से जो हमारे यहाँ उत्पादन होता आया है उस स्तर से अगर बहुत ज़्यादा उत्पादन अगर गिरेगा तो एक दूसरा खाद्य संकट पैदा हो सकता है। ये खाद्य संकट जो है देश को मजबूर कर सकता है कि वो विदेश से वो अनाज का आयात करे। अब अगर ये आयात होगा तो उस पर भी विदेशी मुद्रा बड़े पैमाने पे देश को खर्च करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा उस टाइप की बात हो गई कि एक समस्या से निपटने गए और दूसरी समस्या आकर खड़ी हो गई। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं लगता और इसके अमल में आने की संभावना थोड़ा कम लगती है। हाँ, वो दीगर बात है कि अगर फर्टिलाइज़र पर्याप्त मात्रा में देश में उपलब्ध नहीं होगा, नहीं मिल पाएगा किसानों को, तो वो मजबूर होंगे कि वो कम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। अब रही बात कि सोने की। ये एक ऐसा नाजुक मुद्दा है जिस पे गंभीरता से विचार किए जाने की हमको और आपको ज़रूरत है। अपील तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे देश का जो आयात है, सबसे बड़ा बिल बनता है आयात बिल पेट्रोल का, डीजल का और हमारे जो क्रूड का। अब इसके बाद अगर दूसरा कोई सबसे बड़ा जो बिल बनता है वो है सोने के आयात का। अब सोने के आयात और इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आयात, ये सबसे बड़े तीसरे और दूसरे कंपोनेंट्स हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर सोने का आयात कम करना है तो ये तो तयशुदा चीज़ है कि सोने का डिमांड, जब तक हम सोने की डिमांड भारत में नहीं घटाते हैं तब तक जो है सोना आयात करना ही पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी की अपील अपनी जगह बिल्कुल सही थी, लेकिन हम जिस सामाजिक ढांचे में रहते हैं, जो हमारे सामाजिक रीति रिवाज है, जो रस्म रिवाज है, जो हमारे यहाँ सामाजिक प्रथाएं हैं, लोकाचार है, शिष्टाचार है, उन सब की अगर जो हम समीक्षा करें तो हम ये पाएंगे कि उस तबके के लिए इस पे अमल करना मुश्किल होगा जिसे अपनी बेटी ब्याहनी है। बेटी ब्याहने के लिए ये लगभग सारे प्रदेशों में, लगभग सभी तबकों में ये परंपरा रही है और ये रिवाज रहा है कि लड़की को सोना, थोड़ा ही सोना, भले ही ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सोना, नाम मात्र का सोना पहना कर ही विदा किया जाता है। और ये एक सौगात के तौर पे होता है, एक शुभ मुहूर्त के रूप में होता है। अब आप सोचिए ये कैसे संभव है
कि कोई माँ बाप जो मजबूर है शादी के लिए, वो अपनी बेटी के लिए सोने का गहना न खरीदे, भले ही थोड़ा खरीदे। वो धनाढ़यों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कुछ भी खर्चा कर सकते हैं। तो अब इन हालात के अंदर क्या ये संभव है प्रैक्टिकली इस पे अमल किया जाना? क्योंकि उस माँ बाप की मजबूरी होती है। हमारे समाज में एक ऐसा ताना बाना है, एक ऐसी व्यवस्था है कि कई बार तो समाज के अंदर ये भी देखा गया है कि लड़के वाले खुद डिमांड करते हैं कि इतना सोना हमको चाहिए, अगर आप नहीं देंगे तो शादी तय नहीं होगी। कई वाक़े ऐसे भी देखे गए हैं कि जितना सोने का वादा किया था लड़की वालों ने, उतना सोना नहीं आया, तो या तो लड़की को वापस भेजने की धमकी दे दी या फिर उसे तरह तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। तो अब इन हालात के अंदर उन माँ बाप की मजबूरी होगी कि वो खरीदें, भले ही कम खरीदें। जहाँ 10 तोला खरीदना है वहाँ 5 ही तोला खरीदें, जहाँ 5 तोला खरीदना है वहाँ 2 ही तोला सोना खरीदें, लेकिन उनको खरीदना तो पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। अब इन हालात में सोना साल भर तक किसी भी फंक्शन में ना खरीदें, ये इस अपील पे शायद पूरी तरीके से अमल कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता। हाँ, ये दीगर बात है कि बहुत से लोग शौकिया, जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, वो अपने शौक पूरे करने के लिए सोने के आभूषण, जब कोई नया डिज़ाइन निकला वो आभूषण खरीद लेते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखना ये है कि वो तबका भी प्रधानमंत्री जी की अपील पे जो है वो कितना अमल करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब हालात जो है, ये सारी परिस्थितियां जो है वो मैंने आपके सामने रख दी। अब ये भी एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ओवरऑल चाहे वह 2 मुद्दों पे ज़्यादा गौर करूँगा। बाकी जो मुद्दे मैंने बताए कि कौन से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जिन पे अमल किया जा सकता, जिन पे बिल्कुल कोई अमल करने की संभावना नहीं है, मैंने वो पॉसिबिलिटी भी बताई। जो जैविक खेती और रासायनिक खाद पे आधारित खेती का है, डेस्टिनेशन वेडिंग का है, वर्क फ्रॉम होम का है, खाद्य तेलों का है, वहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कहाँ संभव नहीं है और कहाँ बहुत हद तक संभव है। अब रही बात ये 2 मुद्दे थे, तो मैंने सोने का भी मुद्दा आपके सामने रख दिया कि यहाँ पे सफलता की क्या गुंजाइश है। और रही बात कारपूलिंग और सार्वजनिक साधनों का, तो अभी वो व्यवस्था पूरी तरीके से, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सुविधाएं और वो उस किस्म के जो परिवहन की व्यवस्था देश को अभी करनी है, उसमें अब काफ़ी लंबा समय लगेगा, लेकिन चुनौतियां अभी सामने खड़ी हैं। अब सबसे बड़ा मूल प्रश्न ये है कि अब ये जो अपील हैं, क्या इन पे बहुत कारगर ढंग से लोग अमल कर पाएंगे? सारा कुछ इस बात पे निर्भर करेगा कि समाज में जब सत्तानशीन लोग, धनाढ्य लोग, संपन्न लोग जब इन अपीलों पे अमल करेंगे तो जनता मजबूर हो जाएगी, नैतिक रूप से मजबूर हो जाएगी कि वो 100% ना सही, लेकिन कम से कम 60%, 70%, 85% सही वो अमल करने को मजबूर होंगे। तो अब देखना ये है कि मिसाल कौन पेश करता है, मिसाल किसके स्तर पे आती है, आम आदमी की तरफ से या जो संपन्न तबका है, सत्तानशीन तबका है। अगर वो करेगा तो नैतिक रूप से आम जनता को भी थोड़ा ही सही, थोड़ा ज़्यादा ही सही, लेकिन उसको इन अपीलों पे अमल करने में कोई गुरेज नहीं होगा। क्योंकि एक सीधी साइकोलॉजी है कि जब वो लोग अमल कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो लोग जो है अगर अमल कर रहे हैं, तो हमारा भी नैतिक कर्तव्य है कि हम देश जब संकट में है तो उसके लिए कुछ अपना योगदान दें। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जिन अभिभावक हैं, जिनकी लड़कियों की शादी करनी है, उनके लिए शायद ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि समाज में उनको भी रहना है और समाज में हमको, आपको भी रहना है।
और समाज के लोकाचार, प्रथा, रीति रिवाज और जो सामाजिक इक्वेशंस हैं उनको कोई अकेला आदमी नहीं तोड़ सकता। तो ये उनकी मजबूरी है। तो उस तबके के लिए तो कम से कम प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जहां आप मेरी बात से असहमत हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दर्ज कीजिए। इसी के साथ अगले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।